और सच बताऊं, सबसे अच्छी बात बताऊं, सीबीएसई बाबा ने तो सिर्फ इतना ही दिया है आपको कि 10 नंबर जो है ये नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स है और ये इतने नंबर के, लेकिन ये वाले जो बाबा है ना इस चैनल पे आपको ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर से आखिरकार कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोगों के लिए लाइव सेशंस रखूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा आपको और साथ में तो बता ही रहा हूं। तो आइए बताओ, इसमें बहुत सारे आसान टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आपको जो पूरे आने की संभावना रहेगी, और एक पेपर गैस करूंगा कि ये क्वेश्चन ना इतने नंबर पर, ये वाला क्वेश्चन इतने नंबर पर आ सकता है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, कोशिश करूंगा कि वैसा ही कुछ पेपर आए। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और लिखते रहिए, प्लानिंग अपनी बनाते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों बीच में बता रहा हूं आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, बस आपसे इतना ही चाहूंगा और कुछ नहीं चाहता। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशनल कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट हो टॉपिक हो वो जब लाइव क्लास लूंगा उसमें भी बोलना, मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मास्टरमाइंड चैनल पर और मैं सूरज मालाकार आपके लिए आया हूं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के एग्जाम का पूरा सिलेबस, ब्लूप्रिंट और कह लो कि एकदम टॉपर बनने के और जो बच्चों को पास होने का डर उनको पास करने की प्लानिंग लेकर, जो खास रहेगी ये कोई भी आपको कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला, जो आपको इस चैनल पर यहां पर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो खास तौर पर ये देखिए आपके लिए बड़े ही दिन मतलब काफी समय एनालिसिस करने के बाद जो है ये मैं निकाल पाता हूं आपके लिए, और यही नहीं इससे भी ज्यादा चीजें आपको मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में बताऊंगा आपको कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के बनने वाले हैं। यार देखो, बहुत सारी पढ़ाई आप लोग कर लेते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो, पता चलता है उस चैप्टर से तो सिर्फ मात्र 6 नंबर की चीज आनी है, 3 नंबर की चीज आनी है, 2 नंबर की चीज आनी है और सारा मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। सबसे अच्छी बात रहती है कि अपनी प्लानिंग में 4 चांद तभी आपके लगेगी जब आप ये भी जान लो कि इस चैप्टर से आखिरकार 6 नंबर का क्वेश्चन आना भी है कि नहीं आना, इस चैप्टर से 2 नंबर का, 1 नंबर, 3 नंबर जो भी आपका होता है वो आएगा कि नहीं आएगा, पेपर में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, कैसे उसको प्लान करना है, इसकी प्लानिंग आप ब्लूप्रिंट के थ्रू कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम जो होता है चैप्टर वाइज उससे आप पता लगा सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको 3 या 4 खास वो पेपर बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो चांसेस आपके नंबर हाई होने के रहेंगे। 90+ लाने के अगर आपके सपने हैं, 100 लाने के सपने, पास होने का सपना है मेरे दोस्त, तो सारी चीजें पूरी होंगी। बस आप वीडियो में बने रहिए, कॉपी पेन निकालिए और अभी से शुरू हो जाइए, लिखिए, उसको लिखिए और पूरा प्लान करिए और मुझे फिर बताइएगा। इसके साथ साथ लाइव सेशंस भी बताऊंगा आपको कि मैं कौन कौन सी लाइव क्लासेस लेने वाला हूं आपकी, जिसमें मैं आपके डाउट्स दूर करूंगा और आपको वन शॉट फास्ट रिवीजन दूंगा जिससे आप और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास 12 कोड है 030, पेपर कोड लिखा होता है आपको पता है, इकोनॉमिक्स का कोड होता है 030। सीबीएसई बोर्ड के लिए खासकर हम ये वीडियो बना रहे हैं और बाकी जो अलग अलग बोर्ड्स वाले हैं अगर उनका भी सीबीएसई बोर्ड के जैसा सिलेबस है तो आपके लिए वीडियो खास हो सकती है, लेकिन मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट जो है वो सीबीएसई के हिसाब से है। तो देखिए दोस्तों, टोटल 34 क्वेश्चंस आने हैं जो 80 मार्क्स कवर करते हैं। आपको पता है 20 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल एग्जाम हो चुका है, यानी कि प्रैक्टिकल हो चुके हैं, और अब जो है फाइनल एग्जाम वो कितने नंबर का है सर, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया, 80 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम। ये 80 नंबर लेने के लिए आपको टोटल क्वेश्चन कितने गिवन है 34। अब कई बच्चे डर जाएंगे 34 क्वेश्चन, अरे डरने की बात नहीं यार। 34 क्वेश्चन को कैसे कैसे डिवाइड किया है आइए आप लोगों को आइडिया होगा शायद। देखो भाई, 1 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। और ध्यान रखना, ध्यान से ये बात समझिए, एमसीक्यू है, क्या है ये, एमसीक्यूज हैं सारे, 4 ऑप्शन वाले हैं सारे के सारे, तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले हैं सर। अच्छा जी, 3 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन रहने वाले पेपर में। कितने क्वेश्चन रहने वाले भैया, 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। 4 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन है जी, 6 क्वेश्चन है टोटल आपके एग्जाम में। 4 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन, 6 हो गए, और 6 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है सर, 4 क्वेश्चन है टोटल। बात समझ में आई। यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लियर करा देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। जहां तक पूरी उम्मीद है 3 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, उनमें आपके पास 2 में ऑप्शन मिलेगा। मतलब देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं 2 और, इंटरनल चॉइस समझते हो ना आप लोग, मैंने शॉर्ट में उसको लिख दिया है 2 क्वेश्चंस और, समझ आ गया। इंटरनल चॉइस मतलब समझ गए, जैसे 3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो उन 4 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी होगा। मतलब सर क्वेश्चन तो हमें चारों ही करने हैं, लेकिन उस चारों में से कोई 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके और में भी क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि एक क्वेश्चन कई बार नहीं आता, दूसरा हमें आ जाता है। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। तो जितने भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 वाले और 6 वाले क्वेश्चन है बच्चों, इन सब में एक ही चीज है, 2-2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस रहेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, समझ आ गया। और अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज में दोस्तों, 20 क्वेश्चन है ना एक नंबर के, तो 20 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन जो है आपके कैसे होंगे, ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस भी मिलेगा आपको। और 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वालों में 2-2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा। आइए अब आगे चलते हैं कि आगे और किस तरीके से पेपर को डिजाइन किया गया। आपका पेपर डिजाइन जो हो रहा है ना, ये पेपर डिजाइन जो कर रहे हैं भाई साहब, ये बड़े स्पेशल लग रहा है, कहीं से मशीन लाके डिजाइन कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, आपका पेपर जो है 2 कैटेगरी में, मतलब 2 सेक्शन में बांट दिया, सेक्शन में ए और सेक्शन में बी, 2 सेक्शन में बांट दिया। 2 बुक है ना यार आपके पास 2 ही बुक है आई थिंक, मेरे ख्याल से किसी ने आज तक उसको फाड़ के 3-4 तो नहीं बना दी ना। अगर बना दिया तब भी 2 ही बुक गिनना उसको, समझ आ गया। ऐसा ना हो कि पता चले आपने बुक फाड़ के 3 कर रखी, आपके किसी छोटू ने फाड़ दी, अब आपको कह रहे सर हमारे पास तो 3 बुक है। सेक्शन ए और
और सेक्शन बी, दो ही बुक है सर हमारे पास, सही है। तो एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी वाले नाराज ना होना भैया, समष्टि अर्थशास्त्र, क्या बोलते हैं हम लोग, समष्टि अर्थशास्त्र वाली जो बुक है बच्चा है ना, सेक्शन ए, शुरू वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो ये रहेंगे। तो भाई 34 क्वेश्चन टोटल थे, डिवाइड कर दो, 17 यहां आ गए और 17 चले गए कहां पर, सेक्शन बी में। अरे वाह सर, खुशी की बात ये हो गई, 17 क्वेश्चन है ना। और बताऊं अच्छी बात बताऊं, पता है दिमाग में प्लानिंग कब आती है, जब हम इन चीजों का एनालिसिस करते हैं। 17 क्वेश्चन आने हैं ना सेक्शन ए में, 17 में से भाई देखो 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, अरे यार 10 हटा दो, एक नंबर के, मिनटों में होते हैं, चंद सेकंडों में होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक पे ध्यान दे रहे हो, बचे कितने भाई, फिर आपके 7 क्वेश्चन टोटल बचे इसके अंदर सेक्शन ए में। बताओ 7 क्वेश्चन आपको करने केवल इसके अंदर जो लिखने पड़ेंगे जिसके लिए, और 10 क्वेश्चन तो आपके टिक मार्क है, सीधे उसके ऑप्शन लिखने हैं कि ए बी सी क्या सही है। आइए तो सेक्शन ए में 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 1 से लेकर 10, क्वेश्चन संख्या 1 से 10, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 3 वाले कितने भाई 2, टोटल 3 वाले 4 क्वेश्चन थे ना, 2 क्वेश्चन यहां पर आ गए, क्लियर है। उसके बाद 4 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, टोटल 6 थे ना पेपर में, टोटल 6 में से कितने आ गए यहां पर, 3 आ गए, और 6 नंबर वाले कितने हो गए सर, 2 क्वेश्चन हो गए। सिमिलर यही पैटर्न यहां पर यूज हो रहा है, आप देखिए बड़े ध्यान से। ये क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा सेक्शन बी, जब आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी, जिसको पसंद है ना क्वेश्चन नंबर, सीधे कहां चलना, 18 से। अब एक बात बताओ, जब पता होगा ना आपको, तो पता है इतना भी समय, ये भी जो सेकंड है ना, जुड़ के कई मिनट बन जाते हैं बेटा। तो जब आपको पता नहीं कि मेरे को इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, तो भैया इंडियन इकोनॉमी सीधा जाइए, 18 क्वेश्चन नंबर से शुरू है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 से लिखा भी होगा ऊपर भाई, हेडिंग में लिखी होगी पार्ट बी, समझ आ गया। तो 18 से 27 एक नंबर वाले क्वेश्चन दिखेंगे आपको, 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले हो गए, 28 और 29, 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन हो गए आपके 30, 31 और 32, एंड 6 नंबर वाले कितने क्वेश्चन हो गए सर, 2 क्वेश्चन, 33 और 34। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे आपको, और 7 क्वेश्चन यहां, यही बर्डन है आपके पास, बस बाकी एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूं ये सेक्शन ए और सेक्शन बी जो क्वेश्चन पेपर का आपको समझ में आ गया होगा कि 17 क्वेश्चन इधर रखे हुए और 17 क्वेश्चन इधर रखे हुए, इक्वल वेटेज है। 40 नंबर की बुक ये भी है भैया, और 40 नंबर की बुक ये भी भैया, दोनों मिलाकर 80 नंबर होते हैं, है ना। टोटल 80 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, 40 नंबर और 40 नंबर, तो क्वेश्चन भी डिवाइड हो गए। 34 क्वेश्चन कितने में, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, और वेटेज बराबर होने के साथ साथ ये भी बराबर किया कि 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन इधर भी, 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन इधर भी, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन इधर भी, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन उधर भी, 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है भैया, क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ ब्लूप्रिंट ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम की बात करता हूं मैं, चैप्टर वाइज कैसे बताया गया वो देखिए बड़े ध्यान से। पार्ट 1 किसका नाम है भैया, सेक्शन 1 किसका नाम है भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर से आपको यूनिट में डिवाइड कर रखा, आपको पता है ये यूनिट्स है, ध्यान से समझना इस बात को, वरना कई तो समझ लेते हैं इसमें गलती है, मतलब गलत कर जाओगे, फिर गलत मार्किंग स्कीम से आप गलत प्लानिंग कर लोगे। यूनिट 1 देखिए, आपके पास यूनिट 1 क्या है, नेशनल इनकम वाला। नेशनल इनकम के जितने भी चैप्टर है भाई, आप कोई सा भी राइटर पढ़ रहे हो, आप टी आर जैन पढ़ रहे हो, यानी संदीप गर्ग पढ़ रहे हो, या फिर आप सीवी सचदेवा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। यूनिट 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। किसी ने 3 चैप्टर बना दिए होंगे इसके, किसी ने 4 चैप्टर बना दिए होंगे, किसी ने 2 चैप्टर में निपटा दिया होगा, एनीथिंग देख लेना यार, जो भी है। नेशनल इनकम का जो पूरे चैप्टर्स है वो भैया फर्स्ट यूनिट है आपका, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो जाता है, और नेशनल इनकम जहां तक है पूरा इसी के अंदर है। 10 नंबर का जो है आपका वेटेज है, 10 नंबर आपके यहां से आएंगे। और सच बताऊं, सबसे अच्छी बात बताऊं, सीबीएसई बाबा ने तो सिर्फ इतना ही दिया है आपको कि 10 नंबर जो है ये नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स है, और ये इतने नंबर के। लेकिन ये वाले जो बाबा है ना इस चैनल पे, आपको ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर से आखिरकार कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी का एनालिसिस करते हैं। उसी में वक्त लगता है दोस्तों, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता यार मैं भगवान जी नहीं हूं, मैं 100% श्योर नहीं सकता, लेकिन हाँ बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको पेपर वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस एनालिसिस को करने में हमारा बहुत ही टाइम जाता है। उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, तब जाके कहीं आपके लिए कुछ रिजल्ट हम ला पाते हैं। आप देख सकते हैं क्लास 11 में कितने अच्छे व्यूज रहे थे। आप सभी को धन्यवाद, उन लोगों को धन्यवाद, उन बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने कहा कि 2-2 दिन पढ़ के सर हम पास हो गए आपके इस मार्किंग स्कीम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो भैया आप लोगों के लिए भी तो वही कर रहा हूं ना, क्लास 12 तो और भी ज्यादा उससे इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12 क्लास 11 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए तो और डबल मेहनत मुझे करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए ये एनालिसिस और जोरदार कर रहा हूं, ताकि क्लास 11 वालों ने तो अप्रॉक्स 10,000 व्यूज उस पे होने वाले हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से, और बहुत अच्छी शेयरिंग रही और बच्चों के बड़े अच्छे रिव्यूज आए कि सर 2 दिन की मेहनत से भी हम लोग पास हो जाएंगे इस बार। और तो बस ऐसा ही सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए, तो उसके लिए मैं वर्क करने को तैयार हूं और वर्क कर रहा हूं। आप लोगों के लिए लाइव सेशंस रखूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा आपको, और साथ में ही तो बता ही रहा हूं। तो आइए, नेशनल इनकम कितने का भाई, 10 नंबर का, है ना। मनी एंड बैंकिंग दूसरा यूनिट, जिसमें 2 चैप्टर हैं दोस्तों, मनी और बैंकिंग, दोनों को एक साथ मिला रखा है आपको बताइए। तो दोनों को मिलाकर 6 नंबर है। किसी राइटर ने अलग अलग कर दिया होगा इस चैप्टर को, किसी राइटर ने एक ही चैप्टर में दे दिया होगा आपको। ये यूनिट 2 कहा जाता है, 6 नंबर का, समझ आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हिंदी वाले कहेंगे सर ये क्या हो रहा है। पहला था राष्ट्रीय आय, दूसरा क्या है भाई, मुद्रा और बैंकिंग, तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि
आय व रोजगार का निर्धारण, ये 12 नंबर का यूनिट दिया गया आपका। याद होगा इसके अंदर भी लगभग 3 चैप्टर है। अब किसी राइटर ने 2 चैप्टर में निपटा दिया है, 4 चैप्टर कर दिए तो डजंट मैटर। आपको ध्यान देना है, वो बताता हूं पहचान। एडीएस वाला चैप्टर देखा हुआ आपने, जिसमें एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एडीएस के डायग्राम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी है ना, ये सारी बातें जो आपने पढ़ी है, ये सब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। 12 नंबर कैरी करता है ये, समझ आ गया। इसके बाद ये भी बताऊंगा कि क्या चांसेस है इससे कितने कितने नंबर क्वेश्चन आने की संभावना है, जो आप सीबीएसई ने गाइड नहीं किया है। मैं यूनिट 4 की ओर चलता हूं, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यानी कि भैया सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था जो है यहां पर 6 नंबर का चैप्टर है आपके, सही है। 6 नंबर आपका कैरी करता है, एक चैप्टर है गवर्नमेंट बजट वाला, सरकारी बजट 6 नंबर। यूनिट 5 की ओर चलता हूं मैं, यूनिट 5 कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, लिखा हुआ इतना ही है। अब आपके सीबीएसई बाबा जी ने देखो क्या लिख के दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष दे दिया 6 नंबर का। अरे भाई ये कौन देखेगा, ये भी तो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो इसी के अंदर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, सॉरी माफी चाहूंगा, ये मैं चेंज कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला जो चैप्टर है ना, ये है आपका कितने नंबर का, 6 नंबर का। मतलब मिलाकर सर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस फॉरेन एक्सचेंज, पता है ये गड़बड़ी, ये नालायकी है सच बताऊं तो। एक बात बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखने में शर्म आ रही है क्या? सिर्फ इतना लिख दिया उन्होंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर। बच्चे को पता क्या लगेगा कि इस बार फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं आ रहा है। अरे भैया ये जो विदेशी विनिमय दर है, ये वाला चैप्टर भी आ रहा है आपका, और दोनों मिलाकर ही 6 नंबर है, इस बात का ध्यान रखना, समझ आ गया। तो 6 नंबर लेने के लिए दोनों चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और सच बताऊं इसमें बहुत सारे आसान टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आपको, जो पूरे आने की संभावना रहेगी। और एक पेपर गैस करूंगा कि ये क्वेश्चन ना इतने नंबर पर, ये वाला क्वेश्चन इतने नंबर पर आ सकता है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, कोशिश करूंगा कि वैसा ही कुछ पेपर आए। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और लिखते रहिए, प्लानिंग अपनी बनाते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों बीच में बता रहा हूं, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, बस आपसे इतना ही चाहूंगा और कुछ नहीं चाहता। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशनल कमेंट कर दीजिएगा। कोई डाउट और टॉपिक हो वो जब लाइव क्लास लूंगा उसमें भी बोलना, मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझ आ गया। आगे चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी क्या है सर? आपका इंडियन इकोनॉमी वाला, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। तो पार्ट बी, आइए पार्ट बी, चैप्टर ज्यादा है लेकिन, मतलब ज्यादा मतलब अनलिमिटेड नहीं है यार, चैप्टर ज्यादा है लेकिन 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा है आपको, अगर याद हो तो। यूनिट 6 इसको कहेंगे हम नेक्स्ट यूनिट को, 5 वहां कंप्लीट हो गए। 6ठा यूनिट हमारे पास यहां पर आ गया है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, है ना। यानी कि हमारा डेवलपमेंट जो विकास का जो अनुभव रहा है हमारा, 1947 से देश हमारे हाथ में रहा और 1990 तक का आखिरकार हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर आप लोग पढ़ते हो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया के हालात क्या थे 1947 में। इंडिया हमारे हाथ में सौंप दी गई थी ना अंग्रेजों के द्वारा, सौंप दी गई थी, हमने ले ली जबरदस्ती, मार पीट के घुसे देखे हैं। तो आखिरकार वो देश जब हमारे पास आया तो आखिरकार उसके हालात कैसे थे, लूट रखा था उन नालायकों ने, उनको गला पकड़ पकड़ के दबाने का मन कर रहा था ना। तो यहां पर देखो 1947 से 1990 तक हमने क्या उखाड़ लिया भाई, हमने भी तो खूब करप्शन किया। अरे हमने मैं नहीं था उसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी हमने जो देश के हालात बिगाड़ दिए थे। एंड फाइनली हम चले गए कहां पर, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भाई यूनिट 6 ये पूरा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बहुत सारे बदलाव करने पड़े क्योंकि बाहर के लोगों ने प्रेशर डाला, अरे भाई ऐसे इकोनॉमी नहीं चलती है, नालायको क्या बचपना चला रहे हो तुम लोग, इस तरीके से नहीं चलेगा। भाई हमने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, हिंदी में कहते हैं आर्थिक बदलाव, जिसमें एनईपी पढ़ते हो आप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। एलपीजी पढ़ोगे, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम, अरे नहीं यार ये क्या बोलते हैं हमने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला है ना, ये सब मिलाकर 12 नंबर लेने पड़ेंगे। कितने नंबर लेने पड़ेंगे? 12 नंबर लेने पड़ेंगे आपको। और इसी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में आपको एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, इंडस्ट्री भी पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड भी पढ़ना है कि इनके हालात कैसे थे। यही तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में पढ़ोगे कि आपने क्या क्या किया इन चीजों के लिए। तो ये डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, हमने कौन सी पॉलिसीज बनाई थी पहले और 1991 में हमने क्या क्या चेंजेस किए, नई आर्थिक नीतियां कैसी लेकर आए, ये सारा एक्सपीरियंस हमारा यूनिट 6 का है, 12 नंबर कवर करता है। सर इतनी सारी चीजें हैं, अरे भाई मजेदार भी तो है वो। अगर ध्यान से आप उसको पढ़ोगे तो उसके अंदर कुछ फिक्स क्वेश्चन, कुछ फिक्स लाइंस हैं जो आपके एग्जाम से रिलेट करती हैं और वो आपको पता हो तो किसी भी क्वेश्चन में उसे लिखा जा सकता है मेरे भाई। तो ये आसान पार्ट है। एंड नेक्स्ट यूनिट बड़ा ही दमदार और मजेदार रहने वाला, यूनिट नंबर 7, 20 नंबर। अरे भाई साहब दुनिया का सबसे आसान चैप्टर इसके अंदर शामिल है और वो कितने नंबर दे रहे हैं? 20 नंबर। 4 चैप्टर है इसके अंदर। कितने चैप्टर है देखो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बाद मत कर रहे 4 क्या लिख दिया। यूनिट नंबर 7 के अंदर 4 चैप्टर है भाई साहब इस बार, और ये है 20 नंबर। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था चालू समय में कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रही है, उससे रिलेटेड 20 नंबर का चैप्टर है भाई। इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण जिसे कहते हो, रूरल डेवलपमेंट यानी कि जैसे ग्रामीण विकास कहते हो आप, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा क्या है इसके अंदर? और तीसरा चैप्टर है एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके अंदर एक ही टॉपिक है यानी कि पर्यावरण और धारणीय विकास, ये है। और चौथा चैप्टर है आपका रोजगार वाला, है ना। 4 चैप्टर मैंने आपको गिनाए कौन कौन से सर? पहला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मानव पूंजी निर्माण, दूसरा है रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं एम्प्लॉयमेंट रोजगार, और चौथा है आपके पास पर्यावरण और धारणीय विकास यानी कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 4 चैप्टर मिलाकर यूनिट नंबर 7 कवर अप होता है और 20 नंबर लेने का रे बाबा, समझ आ गया। एंड नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 8 पे। यूनिट 8 कहता है सर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया,
इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा, कंपैरिजन करेंगे इनके पड़ोसियों के साथ। अपने पड़ोसियों के साथ अपना कंपैरिजन मत करना, क्योंकि कंपैरिजन करने से भैया बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। कंपेयर मत करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बस अपने स्टेप्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हम सही होने चाहिए और सही ट्रैक पे होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन यहां पर रहेगा कि आखिरकार कौन देश किससे आगे है, ताकि हम और निकलने की आगे कोशिश करें। देखिए तो क्या कंपैरिजन रहेगा यहां पर, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का आपने पढ़ा होगा। ये 8 नंबर का इकलौता चैप्टर, एक अकेला चैप्टर 8 नंबर आपको दे रहा है। तो इस प्रकार से पार्ट बी आपको 40 नंबर देगा और इसी प्रकार से आपको ये भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 नंबर देगा। तो क्लास 12th वालों हो जाओ तैयार भाई, पास होना है आपको, सिर्फ इतना टारगेट है, या आपका टारगेट है 90 प्लस या 100, तो भाई ये प्लानिंग आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। बात समझ में आई? तो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है आपके पास, कैसा ब्लूप्रिंट है, चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम कैसे है, ये मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कराया है फिलहाल। और आगे बने रहिए इस वीडियो में भाई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स कौन से रहने वाले हैं, वो भी बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चैप्टर में आखिरकार इस 10 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर को डिवाइड कैसे किया जाएगा, वो भी मैं एनालिसिस किया हूं। अब मैं आपको वो पार्ट बताता हूं कि ये 10 नंबर में से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले वो बताऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा और लाइव क्लास में बताकर जाऊंगा। लाइव क्लास शेड्यूल जरूर देखकर जाना। आइए तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वो एनालिसिस बताने वाला हूं जो सीबीएसई की गाइडलाइंस में नहीं है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 100% श्योर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि पूरी संभावना जो मैं लगाता हूं वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 जो आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से है 5 यूनिट, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कवर कराए हैं 5 यूनिट, बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम से एक नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना, एक 3 नंबर का और एक 6 नंबर की। अब आप कहेंगे कि चलो ये तो पता लग गया, लेकिन ये क्या आ सकता है, मैं उसकी संभावना भी आपको मैं यहां पर बताता हूं कि क्या क्वेश्चन वो आ सकता है, उसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहां पर जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 1 मार्क्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा आने को कुछ भी आ सकता है, कई सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं 1 मार्क्स के, लेकिन इसकी संभावनाएं रहती हैं। उसके बाद में अगर बात करूं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो जो वैल्यू एडेड मेथड का जो क्वेश्चन होता है, यानी कि जो मूल्य वृद्धि विधि का जो क्वेश्चन होता है बिक्री वाला, वो वाला पार्ट जो यहां पर आने की संभावना रहती है 3 मार्क्स में। अब चलते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका कैसा हो सकता है। अच्छा एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ना, इसमें अल्टरनेट चॉइस आने की संभावना है, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने आपको बताया 3 नंबर का न्यूमेरिकल, उसके ऑप्शन में आपको एक हो सकता है कि और में क्वेश्चन आपको मिल सकता है जो थ्योरेटिकल पार्ट का हो सकता है, ठीक है। ये संभावना है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर एक और मिल सकता है आपको अल्टरनेट चॉइस, यहां पर एक और मिल सकता है आपको। एंड 6 नंबर के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर का जो एक क्वेश्चन है आपका, वो भी जो है न्यूमेरिकल की ज्यादा संभावना रहेगी, और या फिर जो है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में। अब थ्योरेटिकल पार्ट में क्या रह जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट में आखिरकार क्या आ सकता है इसके अंदर, वो समझिए। जब हम राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में किसको शामिल किया जाए, किसको नहीं किया जाए, यानी आता है ना, आपने देखा होगा क्वेश्चन कि भाई ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अब इसको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में शामिल करें, इंक्लूड करें या ना करें, वो वाला क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा आपने अगर थ्योरीज पढ़ी है तो वो काम आ सकते हैं आपके, बड़ी बड़ी थ्योरीज आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है करंट प्राइस पे जीडीपी और बेस ईयर प्राइस पे जीडीपी, है ना, जिसे कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी भी कहते हैं हम लोग। कांस्टेंट प्राइस कौन सा, बेस ईयर वाला, समझ आ गया। और करंट प्राइसेस पे जो है आप जीडीपी भी पढ़ते हैं, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय भी पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पर हो सकता है न्यूमेरिकली, समझ आ गया। 1 नंबर के कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, बड़े ध्यान समझ लीजिए। स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स से रिलेटेड हो सकता है। इसके अलावा आपका जो है जीडीपी डिफ्लेटर जो है आपका, जिसमें ये मैंने बोला कि ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वाला क्वेश्चन यहां पर कोरिलेट हो सकता है, तो ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मैंने संभावना जताई। अब चलते हैं यूनिट 2 की ओर जो है मनी एंड बैंकिंग से। तो मनी एंड बैंकिंग में मैंने संभावना जताई है 1 + 1 + 4, 6 नंबर का टोटल यूनिट है, आपको पता है। तो 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन बता दूं। यहां से जो है आपको मनी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 2 क्वेश्चन है ना 1 1 मार्क्स के, मनी से रिलेटेड देखने को मिल सकता है। एम फॉर मनी, मनी के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक M1 मेजरमेंट आपने पढ़ा होगा, मुद्रा पूर्ति का माप, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है इनमें से। मनी मेजरमेंट, स्टॉक ऑफ मनी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मनी सप्लाई वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना आपने, मनी के अंदर मनी सप्लाई वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उनमें से एक टॉपिक 1 नंबर के आने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा मनी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का हो सकता है, लेकिन ये 4 नंबर के क्वेश्चन की जो संभावना है वो बैंक से, किससे है, बैंक वाले से 4 नंबर के आने की संभावना है। तो बैंक की जाहिर सी बात है इसमें कार्य इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट हो सकता है
क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय द कमर्शियल बैंक, है ना, साख निर्माण की जो प्रक्रिया है बैंकों की, वो इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर हो सकता है दोस्तों, समझ आ गया। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर, जो आपको पता है ये भी एक बड़ा यूनिट है जो 12 नंबर का है, और 12 नंबर की संभावना मैंने कैसे जताई है, किस प्रकार से 12 नंबर आपको मिलने वाले हैं। एक एक नंबर के आप देखेंगे 4 क्वेश्चन यहां पर आने की पूरी संभावना है, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन, समझ आ गया। तो 4 क्वेश्चन आने की संभावना है एक एक नंबर के यहां पर, और उसके बाद 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके पास देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों आखिरकार इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूं। ये सब कॉपी पेन निकाल कर लिखेंगे ना, अगर ये सुन के ना अगर रहकर और अपनी पढ़ाई में स्टडी में लग जाएंगे तो इस वीडियो को मत ही देखना, अभी भाग जाना, वीडियो से कोई फायदा नहीं है आपके लिए। अगर आप लिख रहे हो ना तो उसको लिख के इससे कोरिलेट करना अपने प्लान को कि क्या इसके ये जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं ये मेरा पूरा तैयार है कि नहीं तैयार। ये तैयार अगर है तो फिर नंबर पूरे आने की संभावना रहेगी, समझ आ गया। और अगर नहीं तैयार है और करना भी नहीं है ऐसे, तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, आप समय वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से कर लीजिए। तो देखिए इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो इसमें तैयारी में 4 चांद आपके लग जाएंगे। यूनिट 3 मैंने कहा 1 2 3 4 एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां पर आने की संभावना मैं जता रहा हूं। तो आखिरकार क्या आने वाला है क्वेश्चन, आपको मैं ये भी संभावना जो जता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, जो मैं बार बार फोकस करा रहा हूं। देखिए एक 4 नंबर के क्वेश्चन की संभावना, न्यूमेरिकल की संभावना मैं जता रहा हूं यहां, समझ आ गया। न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें आपका एमपीसी एमपीएस निकालने के लिए, एपीसी एपीएस निकालने के लिए डेल्टा वाई डेल्टा आई, मल्टीप्लाई जिसे गुणांक कहते हैं आप, के कहते हैं ना, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपका पेपर में देखने को मिल सकता है। अगर मैं 4 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो 4 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपका जो है एक्सेस डिमांड की जो समस्या है, अधिमांग की समस्या, और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है, डेफिशिएंट डिमांड जो न्यून मांग की समस्या है, जिसे आप लोगों को याद होगा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, या फिर हाउ टू रिमूव, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, समझ आ गया। उससे रिलेटेड यहां पर बनने की, क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा जो संभावना मैं जता पा रहा हूं वो ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, समझ आ गया। इसके अलावा क्वेश्चन तो देखो कई सारे होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आने की संभावना मैं यहां पर जता रहा हूं 4 नंबर में पेपर में आ सकता है, समझ आ गया। अब इसके बात करूं 1 मार्क्स के, तो यही वाले जो छोटी छोटी बातें हैं वो क्वेश्चन में यहां पर कोरिलेट हो सकता है। जैसे 1 मार्क्स में एक छोटा सा न्यूमेरिकल एपीसी एमपीसी इन सब का रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहां पर मिल सकता है आपको, समझ आ गया। मल्टीप्लायर वगैरह से ज्यादातर एपीसी एमपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां पर मिलता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन। अच्छा दूसरे क्वेश्चन की बात करूं यहां पर, तो कोई कंजप्शन फंक्शन या फिर कोई सेविंग फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है। मतलब समझ गए ना, 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ रहे हो। एपीसी एपीएस से रिलेटेड लिख रहे हो ना कॉपी पेन पे, एपीसी एपीएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में यहां पर एपीसी एमपीसी समथिंग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कंजप्शन फंक्शन आपने पढ़ा है, कंजप्शन फंक्शन उपभोग फलन, उपभोग फलन जैसे c = c बार प्लस बी वाई, ठीक है। सेविंग फंक्शन होता है आपको कौन सा वाला, सेविंग फंक्शन कौन सा होता है, सेविंग फंक्शन होता है s = -c बार प्लस 1 - बी वाई। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देखने को आपको यहां पर मिल सकता है। एक न्यूमेरिकल आपका यहां पर, न्यूमेरिकल माफी चाहूंगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना हाउ टू रिमूव सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वहां से भी आपका बन सकता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन आपके यहां से यूनिट 3 से बन सकते हैं। तो मैं केवल ये मार्किंग स्कीम चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज में भी कौन कौन से आ सकता है ब्लूप्रिंट वही नहीं लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको साथ साथ कि क्या क्वेश्चन देखने को आपको पेपर में मिल सकता है। अब ये नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। यूनिट 4 जो है आपका वो कौन सा है, गवर्नमेंट बजट यानी कि सरकारी बजट। तो सरकारी बजट में मैंने संभावना जताई है सिंगल इकलौता क्वेश्चन 6 नंबर का आने की पूरी संभावना है। 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन, तो इकलौता इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा आंसर लिख पाएंगे नहीं। ये ना 2 पार्ट में आगे चल के इसको डिवाइड कर देंगे आपको, समझ आ गया। छोटे छोटे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे पहला एक क्वेश्चन बोल दिया कि भाई एक क्वेश्चन आने की संभावना जैसे मैं जता रहा हूं, मान लीजिए कि कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स में डिफरेंस कर दीजिए। तो आपने एक क्वेश्चन 3 नंबर का इसमें से उठा लिया, पिक कर लिया, 6 नंबर के 2 पार्ट बना देंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ऐसा बनाकर दे सकते हैं आपको। एक इकलौता क्वेश्चन 6 नंबर का इतना बड़ा लिखने के लिए अब पेपर में नहीं आता यार, समझ आ गया। तो 6 नंबर का जो है चैप्टर है और 6 का एक ही क्वेश्चन आने की संभावना जता रहा हूं। एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। कैसा सा डिफरेंस, जैसे कैपिटल रिसीप्ट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों में अंतर करें, पहला एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट यहां को देखने को मिल सकता है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या मिल सकता है आपको, यहीं पर इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन ये वाला हो गया, ध्यान से समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन में यहां पर बात कर रहा हूं न्यूमेरिकली, क्या बात हो सकती है, न्यूमेरिकल हो सकता है। न्यूमेरिकल कैसा सर, इस चैप्टर में कैसा न्यूमेरिकल, अरे भूल गए न्यूमेरिकल वाला कितना अच्छा न्यूमेरिकल है, वो थ्योरी में भी आ सकता है न्यूमेरिकल में, लेकिन आएगा जरूर मेरे दोस्त। कौन सा वाला क्वेश्चन, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल का पार्ट आ सकता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ये संभावना मैंने जताई है। यूनिट नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 की संभावना क्या जताई है मैंने, देखिए 6 नंबर का ये यूनिट है और भैया 1, 1, 1 और 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। देखिए मैं यहां पर आपको ये भी संभावना जता रहा हूं, ये जो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना यूनिट नंबर 5 में, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से देखने को मिलेंगे। किससे देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये वाला किससे देखने को मिलेगा,
बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी वाले चैप्टर से, भुगतान शेष वाले से आपको देखने को मिल सकता है। तो सर 3 नंबर वाले में ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड आ सकता है, समझ आ गया? विदेशी विनिमय दर वाला जो पार्ट है ना, उसी के अंदर विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले से जो है ये 3 नंबर का एक इकलौता क्वेश्चन आपके पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखो फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा होगा आपने, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा होगा आपने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब आने को आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पहली प्रेफरेंस जो मैं आपको यहां पर जताऊंगा, देखो मैं प्रेफरेंस के हिसाब से बात करता हूं। यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, लचीली और नम्य विनिमय दर प्रणाली और स्थिर विनिमय दर प्रणाली, यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास, मूल्य वृद्धि और अवमूल्यन, आपने ये सब पढ़ा होगा, जो एक कोई गवर्नमेंट करती है, कोई अपने आप मार्केट फोर्सेस के कारण होता है, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है आपके पेपर में, समझ आएगा? तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट से ही क्वेश्चन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्या जिताया आपको बता दिया, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चलते हैं आगे, इसमें नेक्स्ट वाला यूनिट जो है हमारा 6, 7 और 8, ये इंडियन इकोनॉमी से जो मैंने स्टार मार्क की है, ये इंडियन इकोनॉमी के है ना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था वाले से। अब भारतीय अर्थव्यवस्था वाले से यूनिट 6 जो है आपका, और यूनिट 7 और यूनिट 8, इनमें से आप देखेंगे कि यूनिट 6 वाले में जो है 12 नंबर का यूनिट है, आपको बताइए 12 नंबर के यूनिट में से क्वेश्चन कैसे डिवाइड किया मैंने, एक नंबर के 3 क्वेश्चन, एक और एक क्वेश्चन 3 का और एक क्वेश्चन 6 का। ये यूनिट में ऐसा भी हो सकता है, इधर देख लीजिए, यहां मैंने लिखा है 1 + 1 4 और 6, ऐसा भी हो सकता है। संभावना ज्यादा इसकी है, इस वाले की संभावना ज्यादा है, इसकी संभावना कम रहेगी, लेकिन ऑप्शन में मैंने लिखा है ऐसा भी हो सकता है। कहने को मैंने बोला ना कि ये पेपर एनालिसिस जो है आपका सीबीएसई डिफाइन नहीं किया 12th क्लास के लिए, ये जो है मेरा एनालिसिस कहता है, जैसे क्लास 11th में मैंने निकाला है, वैसे आप लोगों के लिए मैं निकाल कर लाया हूं, जिसकी तैयारी जिससे आपकी इंप्रूव होने वाली है, समझ आ गया? इसके साथ ही मैंने कहा था आपसे 4 पेपर आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि क्या 4 पेपर खास रहने वाले हैं। तो मेरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये सारे लिखने के बाद लाइव क्लासेस में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना है, रिवीजन करवाऊंगा आपको। तो सारी चीजों पर विशेष ध्यान रखिएगा, उन डेट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, किस टाइम पे कौन सी क्लास होने वाली है, कौन सी बुक की क्लास होने वाली है, उसको अटेंड कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा वहां पर। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 6 पे। तो मैंने कहा ये संभावना हो सकती है 12 नंबर के आने की। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं आपको मैंने कहा था, यूनिट 6 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था वाला, वो कहां से शुरू होता है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया जो भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के टाइम पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वहां से शुरू होती है। और इसके अलावा फिर उस समय एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्री कैसा था हमारा, और जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसा था। और इसके अलावा आप पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं, यानी कि 5 इयर्स प्लान पढ़ते हैं, उनके गोल्स पढ़ते हैं, और फिर पढ़ते हैं आप एलपीजी वाला चैप्टर, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आखिरकार उनसे क्या क्वेश्चन बनने वाला है इसमें से, उस बात को बड़े विशेष तौर पर समझ लीजिए। देखिए एक नंबर के अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं ना, ये एक नंबर वाले क्वेश्चंस में, तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे? ये रिलेटेड होंगे जैसे वही अंग्रेजों के टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है, समझ आएगा, ब्रिटिशर्स के टाइम वाला। दूसरा जो है यहां पर अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस जो बनते हैं एक नंबर वाले में, वो क्या आ सकता है? एग्रीकल्चर वाले पार्ट में जैसे आपने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपका जैसे जो आ सकता है एक नंबर में, वो एलपीजी वाले चैप्टर से आ सकता है, एलपीजी वाला यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीतियों वाले से आ सकता है। अब 3 और 6 की अगर संभावना जताएं, 3 वाले में क्या देने वाले और 6 में क्या देने वाले, तो भैया 3 नंबर से पूरे चांसेस मैं आपको बता दूं यहां पर, वही जो अंग्रेजों के टाइम वाला जो चैप्टर है, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1947 में कैसी थी, उस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर के आने की संभावना थी। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताइए हो जाता है कि हस्तशिल्प जो हमारा था, वो कैसे हमारा जो वर्ल्ड फेम जो बिजनेस था, वो कैसे हमारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। 6 नंबर के टॉपिक में जो है एलपीजी, क्या चीज है? एलपीजी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और एलपीजी में भी मैं आपको साफ से बता दूं, एल की संभावना ज्यादा मैं जता रहा हूं इस बार, एल वाला क्वेश्चन। एल क्या है? लिबरलाइजेशन, यानी कि क्या कहते हैं हिंदी में इसको? उदारीकरण। क्या कहते हैं हम उसको? उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण वाला क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूनिट नंबर 7 की ओर चलते हैं। 111 3 क्वेश्चन एक नंबर के यहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा 3 का 1, 4 का 1 और 4 का 1 और एक 6 का 20 नंबर आपके कोरिलेट होंगे। 6 4 10, 14 और 3 17 और 3 20 नंबर। इसी यूनिट को ऐसे भी डिफाइन किया है 1 1 1 1, 4 क्वेश्चन एक नंबर के, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 का और एक क्वेश्चन 6 का। ऐसी संभावना, ये सेकंड प्रेफरेंस है मेरा। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है एक नंबर के 3 क्वेश्चन, 3 का 4 का 4 का और 6 का, ये पार्ट आपका यहां से बन सकता है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। तो 20 नंबर आखिरकार ये किस तरीके से आपको कंट्रीब्यूट होने वाले चैप्टर आपको याद होगा, मानव पूंजी निर्माण वाला एक चैप्टर है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, समझ आ गया। एक रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपको उससे देखने को मिल सकता है 1 नंबर का, समझ आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर आपके पास बचते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर बचता है और एक आपका बचता है एनवायरमेंट, पर्यावरण वाला चैप्टर। उन दोनों में से किसी भी चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। मतलब ये सारे चैप्टर जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में आने की संभावना। एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन मैंने कहा बन सकता है पूरा मानव पूंजी निर्माण वाला। दूसरा मैंने यहां पर बोला रूरल डेवलपमेंट से बन सकता है, और तीसरा जो है जो आपका पर्यावरण और एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से, समझ आ गया। रूरल डेवलपमेंट से बने ना बने,
ध्यान रखना पर्यावरण चैप्टर और इंप्लॉयमेंट चैप्टर से जरूर बनेगा एक नंबर का क्वेश्चन, और बन क्या सकता है मैं वो भी आपको बता देता हूं यहां पर कि क्या बन सकता है। देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात करूं तो एक सेंसेबल क्वेश्चन वहां पर दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिलेट करेंगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। अगर मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करूं तो चैप्टर में बेस पढ़ते रहना कि रूरल डेवलपमेंट आखिरकार किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें जरूरी है, छोटा क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्यावरण से रिलेटेड तो पर्यावरण वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, और पर्यावरण से रिलेटेड एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो इस तरीके का ही क्वेश्चन हो। लेकिन आगे चलूं मैं, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन, तो ऐसा क्या पूछे जाने वाला है उस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से समझ लीजिए, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत जो है इंपॉर्टेंट, उनमें से एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने की संभावना आपको जता सकता हूं मैं। उसके अलावा अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूं मानव पूंजी निर्माण वाले में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मतलब सबसे पहले तो इसकी बात आ गई कि सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है इसके, और उसके बाद है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के अंदर ये नहीं कि आपको लिखने के लिए आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है, और सोर्सेज में भी सोर्सेज लिखने को पूरा नहीं आ जाएगा। सोर्सेज में कोई एक सोर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन, आपको पता है एजुकेशन सबसे बड़ा सोर्स है, तो एजुकेशन है हेल्थ, इसको एक पॉइंट आपका आ जाएगा। इसी तरीके से प्रॉब्लम जो है समस्याओं की बात करूं तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ही ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम पड़ी होगी। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है आपको पता नहीं, इंसान यहाँ पर तैयार होता है, यहाँ पर सीखता है, यहाँ पर स्किल्ड होता है और बाहर दूसरे देश में काम करता है क्योंकि यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी वाले चैप्टर से अगर मैं बात करूँ तो बेरोजगारी वाले चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो बेरोजगारी वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है, बेरोजगारी के कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, उसके अंदर पढ़ा होगा आपने एक श्रम बल, कार्यबल और एक श्रम पूर्ति, यानी कि क्या पढ़ा होगा आपने, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स और लेबर सप्लाई। ये 3 पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं उसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा और क्या है बेरोजगारी के अंदर, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा होगा उसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। और उससे ज्यादा खास जो है पॉइंट मैंने आपको बताया बेरोजगारी वाले चैप्टर में ना, एक बेरोजगारी के कारणों में एक चीज ये है कि लोग जो है हस्तांतरण नहीं हो पाते, यानी कि दूसरी जगह पर जॉब अवेलेबल दूसरे राज्य में, लेकिन वहां जाने की कॉस्टिंग कौन उठाएगा। तो ये बहुत एक पॉइंट आता है उसका, स्पेशली जो पॉइंट है वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, आपको रिवीजन क्लास और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताऊंगा तब भी आपको याद दिला दूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर आ जाता है आपका पर्यावरण वाला चैप्टर। तो पर्यावरण धारणीय विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे धारणीय विकास कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट मुद्दा आपके पास एक है, समझ आ गया। अगर मैं बात करूं इसके बाद आगे चलकर यहां पर, तो इसी के अंदर पर्यावरण में आप 3 तरह के आपको प्रदूषण की समस्या आप तो समझते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक यहां पर देखने को मिलेगा। अब यूनिट नंबर 8 में बात करें तो खासकर 8 नंबर का ये यूनिट आपका है, आपको पता है एक ही चैप्टर इसके अंदर है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना वाला। एक नंबर के 4 क्वेश्चन के आने की संभावना पूरी है, एक और एक, समझ आ गया। यानी कि इसमें छोटा-छोटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक ही चैप्टर तो है ना, यहाँ तो ऐसा भी नहीं कि 2-3 चैप्टर इसके अंदर किससे पढ़े, कौन सा पढ़े, तो यहाँ पर छोटा-छोटा डाटा आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन सा किससे बेहतर है, समझ आ गया। इसके अलावा 4 नंबर के जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के कंपैरिजन से रिलेटेड एक डाटा हो सकता है, एक डाटा दिया हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछेंगे। बात समझ में आई। तो इस तरीके से मैंने यूनिट 8 तक जो है आपका कौन से चैप्टर से क्या और कैसा क्वेश्चन आने की संभावना है वो बताइए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा, क्योंकि उसमें जो बुक होगी मेरे पास होगी और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना कर लाऊंगा, लिख कर लाऊंगा। उन्हीं क्वेश्चंस की आपको खूब प्रैक्टिस करनी होगी और उससे आप जो है ये जंग जीत जाएंगे, समझ आ गया। इसके बाद मैंने आपको दोस्तों कहा था कि 4 वो पेपर कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें प्लीज। यही काम, ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों को स्कूल ग्रुप्स में, ट्यूशन ग्रुप्स में और जो आपके 12th क्लास के फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा, ताकि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे दोस्तों, और बहुत सारे लोगों का भला भी हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं 4 पेपर आखिरकार कौन से। अगर आप सरकारी स्कूल से तो आपको सपोर्टिंग मटेरियल मिलता होगा, तो सपोर्टिंग मटेरियल मिला होगा आपके पास, तो उसके अंदर 4 ऐसे पेपर्स हैं दोस्तों, जिन 4 पेपर्स की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर का जस्ट प्रीवियस ईयर का हमारा क्वेश्चन पेपर है एक वो, और एक 20-21 का, 2020 और 21 का सपोर्ट में वो भी दे रखा, समझ आ गया। ये पेपर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पेपर मैंने बोला, एक प्रीवियस ईयर का जस्ट प्रीवियस ईयर वाला पेपर जो है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर का मतलब समझ गया ना, 22-23 वाला पेपर, समझ आ गया। इसके अलावा एक 20-21 वाला, 2020 और 21 वाला एक पेपर, समझ आ गया। और इसके अलावा मैंने कहा एक सीबीएसई का सैंपल पेपर जो इस साल का है। बस इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। जिनके पास ये पेपर्स ना हो, मेरा नंबर आप लोग लिख सकते हैं फिलहाल 8700803992, इस पे मैं आपको भेज दूंगा, इस पे व्हाट्सअप करेंगे आप लोग, व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको इस पे भेज दूंगा। कोई भी कॉल ना करे, सिर्फ मैसेज में डालें और मैं समय निकाल कर आपको मैं वो भेज दूंगा। अगर आपके पास सपोर्ट है तो 20-21 वाला पेपर उसमें भी मिल जाएगा और 2-3 पेपर भी उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सीबीएसई का पेपर अगर आपके पास ना हो तो डाउनलोड कर लो। स्टूडेंट्स, ये है लाइव क्लास शेड्यूल, जो मैं आपको बता रहा था कि लाइव क्लास शेड्यूल भी मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए लाइव क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मार्क करके लाऊंगा और सबका सॉल्यूशन बताऊंगा, करने का तरीका बताऊंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो 13, 14, 15, 16, 17 लगातार क्लासेस, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के बाद लगातार ये क्लास शेड्यूल करवा रहा हूं। 13, 14, 15, 16, 17 कॉपी में नोट डाउन कर लो और दोस्तों को बता दो कि भाई यहां पर लाइव सपोर्ट हमें मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो यहां पर 80 में से 80 नंबर लाने की पूरी प्लानिंग हम लोग करेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा बन सकता है, उससे बाहर पेपर आने की संभावना ना के बराबर रहेगी, समझ आ गया। तो 13 मार्च, 14, 15, 16, 17 सब 10:30 बजे क्लास है, लेकिन एक दिन ये मार्क किया यहां पर मैंने 15 तारीख को, याद रखना 12:30 बजे की क्लास है, क्योंकि यहां पर एक 11th क्लास की क्लास है 10:30 बजे, इसलिए आपकी क्लास कितने बजे होने वाली है, 12:30 बजे, समझ आ गया।
दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लाइव क्लास शेड्यूल 13, 14, 15, 16, 17 लगातार 5 दिन की लाइव क्लास दे रहा हूं, ठीक है। वो सब क्लासेस 10:30 बजे है, लेकिन 15 मार्च वाली क्लास 12:30 बजे है, समझ आ गया। तो उम्मीद करता हूं, और मैंने कहा था कोई भी सैंपल पेपर या कोई भी जो पेपर इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको ना अवेल हो पाया, प्राइवेट स्कूल से या फिर आपके पास नहीं है सपोर्टिंग मटेरियल, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, जो नंबर मैंने दिया उस व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और बने रहे साथ के, मोटिवेशन से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। क्लास 11th ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपके भी सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है, तभी मैं आपके लिए बेहतर कर पाता हूं और करता रहूंगा और बेहतर हो पाएगा। तो आपका एक ही काम है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।